टेक्स्ट बुक का सेफ्टनेस देखने जा रहे थे, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं। अपना क्वेश्चंस है 87 क्वेश्चंस, उसमें देखते हैं कैसे कैसे हम कंप्लीट करते हैं। सो बने रहिए वीडियो मेरे साथ, कितना टाइम लगता है देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका इमल्सन पेंट। तो इमल्सन पेंट के बारे में देख रहे हैं। इमल्सन पेंट कंटेंट आपसे पूछेगा, जो इमल्सीफायर हो जाता है सब जो होता है, तो इमल्सन पेंट जो होता है ना, क्या कंटेंट करता है, तो वो ध्यान दीजिए कि पॉलीविनाइल एसिटाइल कंटेंट करता है। तो आपको डायरेक्ट याद करना है, पूछा क्वेश्चन कि इमल्सन पेंट क्या कंटेंट करके रखता है, तो डायरेक्ट ध्यान लगाइए, आंख बंद करके सोचिए। इमल्सन पेंट ना पॉलीविनाइल एसिटाइल को कंटेंट करके रखता है। ओके, अब आगे चलता है। द एक्शन ड्यू टू द सेल्फ वेट, मैंने एक्शन जो होगा सेल्फ वेट के कारण आता है। अब देखिए कोई भी स्ट्रक्चर है उसमें एक्शन हो रहा है सेल्फ वेट के कारण और स्ट्रक्चर का, तो उसको बोलते हैं हम परमानेंट एक्शंस। तो आप कंफर्म कीजिए कि सेल्फ वेट के कारण, हाँ तो उसका सेल्फ वेट किसी का चेंज होता है, आपका बॉडी का या कोई भी स्ट्रक्चर का नहीं चेंज होता है, तो उसके कारण जो एक्शन आएगा ना वो परमानेंट एक्शन होता है। ओके, अब आगे देखते हैं क्या है। दो, इसमें बहुत सारे पॉइंट, इसमें सही कौन है उसको देखा जा रहा था। 2 और 3 इसमें सही है। द स्ट्रेस इन स्टील टेंशन विल बी रिच इट्स मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू फर्स्ट। कहने का मतलब है कि स्टील जो होता है ना, कोई भी माने क्या बोलते हैं, कोई भी स्टील का टेंशन में या माने जैसे भी बोले तो कोई भी स्ट्रेस होता है ना स्टील टेंशन में, सबसे पहले आपको स्टील ही माने परमिसिबल लिमिट तक पहुंचता है, परमिसिबल वैल्यू तक पहुंचता है, वो बताया जा रहा है। दूसरा सही है। तो तीसरा क्या बोल रहा है कि द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी लेस देन दैट ऑफ द बैलेंस सेक्शन। कहने का मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है ना, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बैलेंस सेक्शन का कम होता है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी लेस देन दैट वन ऑफ द बैलेंस सेक्शन। जो भी बैलेंस सेक्शन होता है ना, उससे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लेस होता है। ओके, बैलेंस सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लेस होता है, ये कंफर्म कर लीजिए आप। ठीक है, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग मैथड डिजाइन आरसीसी स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द लीनियर क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो आप जानते हैं कि इसमें वर्किंग स्ट्रेस सिस्टम जो होता है ना WSM, यही लीनियर होता है। तो कंफर्म कीजिए आप कि द फ्लोइंग मेथड डिजाइनिंग आरसीसी स्ट्रक्चर, आपको आरसीसी स्ट्रक्चर बनाना है तो कौन लीनियर क्लासिफिकेशन इलास्टिक थ्योरी पर बेस्ड होता है, तो WSM जो होता है लीनियर पर बेस्ड होता है। ओके, आगे कर रहे हैं द आरसी सेक्शन अंडर फ्लेक्चर एजम्पशन दैट अ प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेंस प्लेन आफ्टर बेंडिंग। कहने का मतलब आप बहुत बार पढ़े होंगे, कोई भी जो फ्लेक्चर जंक्शन जो होता है ना एक ठो, उसमें कह रहा है कि प्लेन सेक्शन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग प्लेन होता है। पढ़े हैं आप भी, तो क्यों होता है कैसे होता है वो जान लीजिए। लीड्स टू स्ट्रेंथ डिस्ट्रीब्यूशन विंग लीनियर अकर्स द डेप्थ। कहने का मतलब है ना कि इसमें स्ट्रेंथ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना वो लीनियर होता है अकर्स डेप्थ, कुछ डेप्थ के लिए कह रहा है कि स्ट्रेंथ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, स्ट्रेस नहीं स्ट्रेंथ डिस्ट्रीब्यूशन, वो लीनियर होता है। ये कह रहा है कि मतलब क्या बोलते हैं, अजम्पशन में बोला गया था प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेंस प्लेन आफ्टर बेंडिंग। प्लेन सेक्शन पहले भी प्लेन था, बेंडिंग से पहले भी, बेंडिंग के बाद किसके कारण होता है, तो स्ट्रेंथ डिस्ट्रीब्यूशन विंग लीनियर अकर्स डेप्थ। स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना लीनियर होता है, स्ट्रेन ये सब नहीं, स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर होता है ना, उसके चलते ये कहानी होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ द मशीनरी यूजेज वेल ड्रेसेड स्टोन विथ शार्प स्टेट एंड स्मूथ फेस, तो एस्लर। एस्लर जो होता है ना ऐसे ही कर देते हैं, एस्लर स्टोन मशीनरी जो होता है ना वही आपको वेल ड्रेसेस होता है। एस्लर जो होता है ना, एस्लर ऐसे ही कह रहा था सब कि ऐसे ही कर दो, तो ऐसे करने के लिए बोल रहा था ना, तो एस्लर स्टोन जो मशीनरी होता है वो आपको वेल ड्रेसेड होता है, शार्प होता है और स्ट्रेट एंड स्मूथ फेस हो जाता है। वो होता है आपको किस में, तो एस्लर में हो जाता है स्मूथ और शार्प, और अच्छा सा मतलब बोला जाए तो स्ट्रेट होता है, स्मूथ फेस हो जाता है एस्लर में। ठीक है, आगे चलते हैं। Which type of material mainly used to marking insulating truss tubes, insulating tubes which blocks and lamps socket। कहने का मतलब है कि इंसुलेटिंग जो नहीं कहता हीट इंसुलेटिंग होता है, फिर होता है वही बोल रहा है कि इंसुलेटिंग के टाइप में इंसुलेटिंग ट्यूब में किसका यूज करते हैं, तो इंसुलेटिंग ट्यूब में पोर्सलेन का यूज करते हैं। ओके ना, मेकिंग इंसुलेटिंग ट्यूब बनाना है तो पोर्सलेन से। विच ऑफ द फ्लोइंग व्हेन मिक्सड विथ लाइम गिव्स ब्लैक सीमेंट राइस हस्क एस से। विच ऑफ द फ्लोइंग व्हेन मिक्सड विथ लाइम विथ ब्लैक सीमेंट, ब्लैक सीमेंट किससे बनाते हैं, तो राइस हस्क एस से। जो राइस का हस्क हो जाता है ना, ऐसे राख होता है ना, उससे बनाते हैं ब्लैक सीमेंट। वो बता रहा है राइस हस्क सीमेंट फ्लोइंग मिक्सड विथ द लाइम ब्लैक सीमेंट। ब्लैक सीमेंट वही बनाते हैं राइस हस्क सीमेंट एस से, एस मैंने वही राख से बनाते हैं ब्लैक सीमेंट। ओके, अब देखिए यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी ये कह रहा है यहाँ पे कि फ्लाई एस जो होता है ना, फ्लाई एस बेनिफिट्स टू द हार्डनेट कंक्रीट। फ्लाई इसको फ्लाई एस
बेनिफिट्स टू हार्डनेट कंक्रीट। अगर भाई देखो फ्लाई एश को बेनिफिट्स क्या है हार्डनेट कंक्रीट में, वो पूछ रहा है। जो फ्लाई एश हम पढ़े ना, जो राख होता है फ्लाई एश जो यूज करते हैं आप सीमेंट उसमें, तो उससे क्या बेनिफिट है हार्डनेट कंक्रीट में। जो हार्ड कंक्रीट है तो उसमें क्या बेनिफिट है। आगे होता है कि जैसे मसाला तैयार करते हैं उसमें पूछेगा क्या हुआ बेटू। अब कहने का मतलब है कि अगर भाई देवे फ्लाई एश बेनिफिट्स टू हार्डनेट कंक्रीट, अगर कोई हार्डनेट कंक्रीट होता है उसमें अगर फ्लाई एश को हम मतलब ऐड करते हैं उससे क्या प्रॉफिट होता है, वो कह रहा है क्रीज अल्टीमेट स्ट्रेंथ। पहला तो आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है ना। रिड्यूस परमिलिटी, परमिलिटी भी घट जाएगी, इंप्रूव ड्यूरेबिलिटी। तो ये तीन प्रॉफिट होगा फ्लाई एश को बेनिफिट होगा हार्डनेट कंक्रीट से में ऐड कीजिएगा तो। पहला पहला हो जाएगा इंक्रीज अल्टीमेट स्ट्रेंथ, आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है। रिड्यूस परमिलिटी, परमिलिटी भी घट जाएगा। पहले अल्टीमेट स्ट्रेंथ बढ़ गई हार्डनेट कंक्रीट में फ्लाई एश से मतलब कहने का मतलब थी भाई अल्टीमेट स्ट्रेंथ बढ़िया गया, परमिलिटी भी घट जाएगा और ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाएगा, ठीक है। रिड्यूस परमिलिटी, परमिलिटी जो होता है रिड्यूस हो जाएगा, परमेबिलिटी जो होता है ना वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका इंप्रूव द ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाएगा, वो कह रहा है फ्लाई एश की वजह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द फ्लाई इज बेनिफिट फ्रेश कंक्रीट, अगर कोई फ्रेश कंक्रीट है तो उसके से क्या होगा, तो फ्रेश कंक्रीट जो मसाला रहता है उसको तो क्या होगा। हाँ तो जान रहे कि पाउडर फॉर्म का होता है तो उसकी वजह से क्या होगा एकदम लिक्विड तैयार होगा, अच्छा मस्त सा, तब वर्कुलिटी बढ़ जाएगा। डिक्रीज द वाटर डिमांड, वाटर डिमांड भी घट जाएगा। उसके बाद क्या होगा रिड्यूस द हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन भी रिड्यूस हो जाएगा। ये कह रहा है कि मतलब आपको इतना सारा फायदा है अगर फ्रेश कंक्रीट में फ्लाई एश को ऐड करते हैं तो। इंप्रूव वर्केबिलिटी बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा डिक्रीज वाटर डिमांड, वाटर डिमांड भी घट जाएगा। पहला नंबर ऑक्सीडेटिव बढ़ जाएगा, वाटर डिमांड घट जाएगा और हीट ऑफ हाइड्रेशन कम जाएगा, रिड्यूस द हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है रेंकाइन बॉन्ड, जो रेंकाइन बॉन्ड तो जानते हैं कि थोड़ा सा टेढ़ा सा होता है, रेंकाइन बॉन्ड होता है आप जानते हैं। लेकिन यहाँ जो फिगर देखे क्वेश्चन पूछता है उसको देखते हैं। डच बॉन्ड क्या होता है, तो डच बॉन्ड डायरेक्ट बोला जाएगा आपको कि दीवार का फिगर देगा और डच बॉन्ड पूछेगा तो समझिए कि 3 पाई से स्टार्ट होगा। 3 पाई जो देखे हैं ना, मतलब ईंटा का वन हिस्सा काटा हुआ 3 हिस्सा बाकी रहेगा तो उससे स्टार्ट होगा। अल्टरनेट वही दिया हुआ होगा, मतलब उससे स्टार्ट होगा अल्टरनेट दिया हुआ रहेगा तो उसको डच बॉन्ड बोलते हैं। पहले का फिगर डच बॉन्ड है। इंग्लिश बॉन्ड जानते हैं कि पहले अल्टरनेट स्ट्रेचर होता है फिर उसके बाद हेडर होता है, तो अल्टरनेट स्ट्रेचर फिर हेडर। आई मीन कहने का मतलब है ना कि दीवार जो बना रहे हैं उसको मैं एक लाइन अल्टर बची बोलता है स्ट्रेचर होगा, उसका दूसरा लाइन हेडर होगा। देखिए है ना, पहले सीधा सीधा पड़ा हुआ है ना स्ट्रेचर, उसके बाद हेडर है, फिर स्ट्रेचर है, फिर हेडर है, तो इंग्लिश बॉन्ड हो गया। और फ्लैमिश बोलेगा तो इच बोल देगा इसमें, इच इच हेडर टू स्ट्रेचर। इच मैंने कहा है कि मतलब है ना कि देखिए पहले स्ट्रेचर है फिर हेडर है, फिर स्ट्रेचर है फिर हेडर है। एक लाइन में है ना कि नहीं खाली स्ट्रेचर है तो स्ट्रेचर है फिर हेडर है तो हेडर नहीं, इसमें है ना कि एक लाइन में है तो पहले देखेंगे कि स्ट्रेचर है फिर उसका हेडर है फिर स्ट्रेचर है फिर हेडर है, तो इसको में इच हो गया कि इच हेडर टू स्ट्रेचर, तो फ्लैमिश बॉन्ड का हो गया। फिर हेडर खाली हेडर रहेगा तो हेडर, फिर स्ट्रेचर खाली स्ट्रेचर रहेगा तो स्ट्रेचर बॉन्ड। और रैंकाइन बॉन्ड थोड़ा तिरछा होगा। ओके आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे दे दिया है कि आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मशीनरी, कौन सा है तो डच बॉन्ड है। कैसे पकड़ें, पहले 3 पाई हुआ है। ओके आगे बनते हैं। रैंकाइन बॉन्ड, तो रैंकाइन बॉन्ड बोलिए कि थोड़ा तिरछा होगा। इंग्लिश बॉन्ड बोलिए देखिए अल्टरनेट हेडर, तो फ्लैमिश बॉन्ड बोलिए कि ईच अल्टरनेट हेडर टू स्ट्रेचर होगा। अब देखिए आगे ए और सी इसमें सही है, तो कैसे जानते हैं कि ए सही है, तो उसको कंप्लेन अपना मॉडिफाई करके याद करते हैं। एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सेलेक्ट लाइम, जो सेलेक्ट लाइम होता है ना पढ़े होंगे सेलेक्ट लाइम और सेलेक्ट लाइम इन सीमेंट मोल्टार इंक्रीज द प्लास्टिसिटी ऑफ द मोल्टार। कहने का मतलब है एडिशन ऑफ द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सेलेक्ट लाइम, जो सेलेक्ट लाइम जो होता है ना वो कह रहा है कि एडिशन ऑफ द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सेलेक्ट लाइम इन सीमेंट मोल्टार इंक्रीज द प्लास्टिसिटी ऑफ द मोल्टार। प्लास्टिसिटी ऑफ मोल्टार को बढ़ा देते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि एडिशन ऑफ द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सेलेक्ट लाइम, एडिशन कर रहे हैं हम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सेलेक्ट लाइम, तो इससे हमको क्या होगा मोल्टार इंक्रीज द प्लास्टिसिटी ऑफ मोल्टार, मोल्टार का प्लास्टिसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए पहले का पॉइंट क्या है, एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सेलेक्ट लाइम, जो सेलेक्ट लाइम होता है उसको स्मॉल क्वांटिटी को ऐड करेंगे ना तो इंक्रीज प्लास्टिसिटी ऑफ द मोल्टार। तो कहने का मतलब है कि प्लास्टिसिटी ऑफ मोल्टार को पूछेगा आपसे डायरेक्ट कि प्लास्टिसिटी ऑफ मोल्टार बढ़ाने के लिए कौन सा, तो सेलेक्ट लाइम को ऐड करते हैं, ठीक है। अब कह रहा है सी फायर रेजिस्टेंस मोल्टार, अगर बाई द वे आपको फायर रेजिस्टेंस मोल्टार बनाना है तो उसको में क्या कीजिएगा, तो फायर रेजिस्टेंस मोल्टार इज प्रिपेयर्ड मिक्सिंग ऑफ एल्युमिनियम सीमेंट एंड फाइनली ग्राउंड चाइना क्ले। कहने का मतलब है कि अगर भाई तो फायर रेजिस्टेंस आपको मोल्टार बनाना है तो उसके लिए एल्युमिनियम सीमेंट को ऐड करेंगे, जो एल्युमिनियम का सीमेंट होता है ना एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम सीमेंट को ऐड करेंगे और चाइना क्ले को ऐड करेंगे। एल्युमिनियम सीमेंट जो एल्युमिनियम ना होता है बर्तन को, एल्युमिनियम सीमेंट को ऐड करेंगे। उसके बाद ग्राउट चाइना क्ले, ग्राउट चाइना क्ले को ऐड करेंगे तो आपको फायर रेजिस्टेंस आपको मोल्टार बन जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं।
यहाँ पे एक देखिए कहने का मतलब है कि आइए इसको पूछ दिया, बीच ऑफ द फ्लोइंग ब्यूरो ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड प्रोवाइड वैल्यू ऑफ द फ्लैक्नेस इंडेक्स एंड इलोंगेट इंडेक्स कोर्स मी लाइव। कहने का मतलब है कि वैल्यू ऑफ द फ्लैक्नेस इंडेक्स टू द इलोंगेशन इंडेक्स, फ्लैक्नेस इंडेक्स टू द इलोंगेशन इंडेक्स, फ्लैक्नेस इंडेक्स टू द इलोंगेशन इंडेक्स से मतलब आई एस कोड है फ्लैक्नेस इंडेक्स का और इलोंगेशन इंडेक्स का। तो उसका आई एस कोड क्या है 2386। फ्लैकिनेस इनलोंगेशन 2386 है, पार्ट 1 है, पार्ट 1 है 1963। और कहीं भी रहेगा उससे याद नहीं किया, पार्ट 1 कहेगा तो फ्लैकिनेस इंडेक्स इलोंगेशन इंडेक्स का पार्ट 1, फ्लैकिनेस एफ जैसा 1 है तो फ्लैकिनेस इंडेक्स फिर इलोंगेशन इंडेक्स। ओके, आगे चलते हैं। आगे क्या है आपको, हाँ देखिए ये हमेशा क्वेश्चन गड़बड़ा देता है, पूछा जाता है कोर्स एग्रीगेट का साइज क्या होता है, फिर फाइन एग्रीगेट क्या होता है, फिर कंबाइंड एग्रीगेट क्या होता है। तो एग्रीगेट का साइज ऐसे पूछेगा, लेकिन इसी में से 3 क्वेश्चन रहेगा, फाइन सैंड, मीडियम सैंड, कोर्स सैंड। तो स्टार्ट किससे होता है वो गड़बड़ा जाता है इंसान कि स्टार्ट किससे होता है। तो स्टार्ट होता है फाइन से, तब होता है मीडियम, तब होता है कोर्स से। तो फाइन सैंड का साइज कैसे होता है, तो ऐसे तो डायरेक्ट याद रखिए फाइन कोर्स फिर मीडियम, ऐसे नहीं, फाइन कोर्स नहीं होता, फाइन होता है, मीडियम होता है, तब कोर्स होता है। देखिए अभी भी गड़बड़ा गए तो हमेशा ही गड़बड़ा जाते हैं। तो फाइन होता है पहले, फिर मीडियम होता है, फिर कोर्स होता है। तो आंख बंद करके ध्यान लगाइए, पहले कौन सा सेंड होता है, फाइन सेंड होता है, उसके बाद सीधे कोर्स नहीं जाता है, फाइन सेंड हुआ तब मीडियम में जाएगा। तो फाइन सेंड, मीडियम सेंड, कोर्स सेंड। और क्या होता है आपको रेंज क्या होता है, 2.2 से 2.6 होता है, 2.2 से 2.6 होता है, फिर 2.6 से 2.9 होता है, 2.2 से 2.6 हो गया, फिर 2.6 से 2.9 होता है, 2.9 से 3.2 हो जाता है। ओके, तब कोर्स सेंड का साइज पूछेगा आपसे, तो बताइए 2.9 से 3.2 हो जाएगा। अब एग्रीगेट यहाँ आ गया, 3 गो एग्रीगेट अब देखा जाएगा। तो कोर्स एग्रीगेट का साइज क्या होता है 6 से लेकर 8.5 तक। तो कोर्स सी जैसा ही 6 हो जाता है। तो कोर्स एग्रीगेट पूछेगा ना तो ध्यान लगे, कोर्स एग्रीगेट पूछा है ना तो सी जैसा 6 से लेकर 8.5 तक हो जाता है। कोर्स एग्रीगेट का साइज क्या होता है एग्रीगेट का 6 से लेकर 8.5 तक हो जाता है कोर्स एग्रीगेट का साइज। ओके, अब आया फाइन एग्रीगेट। तो फाइन एग्रीगेट का साइज क्या होता है 2 से लेकर 3.5 जो होता है फाइन एग्रीगेट का साइज। तो फाइन एग्रीगेट का साइज हमको बताइए, फाइन एग्रीगेट का साइज क्या होता है, फाइन एग्रीगेट कोर्स नहीं फाइन, तो फाइन एग्रीगेट कोर्स नहीं, फाइन एग्रीगेट का साइज क्या होता है, इसके लिए 2 से 3.5 हो जाता है, सबसे कम में चला जाता है फाइन एग्रीगेट। पहले कोर्स था तो सी से लेके मैंने 6 से लेकर 8.5 तक, और फाइन एग्रीगेट 2 से 3.5 तक। फाइन एग्रीगेट कहेगा तो पतला वाला एकदम फाइन एग्रीगेट 2 से 3.5 हो जाता है, 2 से 3.5 हो जाता है। ओके, एग्रीगेट कंबाइंड कितना होता है 4.5 से 7 हो जाता है। एग्रीगेट फाइन और कोर्स का कंबाइंड रहेगा तो क्या होगा 4.5 टू 7 हो जाएगा। कंबाइंड रहेगा तो 4.5 है। तो 5 किस तरह से हुआ देखिए, 5 जो होता है आपको हो जाता है तो जैसा कंबाइंड जैसा, तो एग्रीगेट जो था कंबाइंड जैसा हुआ ना, तो कंबाइंड एग्रीगेट फाइन और कोर्स दोनों रहेगा तो क्या होगा 4.5 से 7 तक जाएगा। कंबाइंड रहेगा तो 4.7 से 5 तक, 4.5 से 7 तक जाएगा। फाइन बोलेगा तो 2 से लेकर 3.5 तक हो जाएगा। तो कंफर्म कीजिए कोर्स एग्रीगेट क्या हुआ, फाइन एग्रीगेट क्या हुआ, कंबाइंड क्या हुआ। तो कंबाइंड क्या होगा, कंबाइंड आपको 4.5 से 7 तक हो जाएगा। फाइन एग्रीगेट क्या होगा, फाइन देखें ना, फाइन 2 से 3.5 तक हो जाएगा। कोर्स एग्रीगेट पूछेगा तो क्या होगा, कोर्स से 6 जैसा 6 से लेकर 8.5 तक हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वान, ये वान पूछा गया था, थोड़ा गलती हो गया था। देखिए वान क्या होता है, वान एक डिफेक्ट्स है टिम्बर का। वान इज अ टाइप्स ऑफ डिफेक्ट विच एराइजिंग द ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ टिम्बर। अगर टिम्बर का कन्वर्जन कर रहे हैं, कन्वर्जन में काटना इधर उधर पीस बनाना, तो उसको टाइम वान एराइज होता है। द एज पार्ट ऑफ द टिम्बर लॉन्ग कंटेंस राउंडेड एज। देखिए राउंडेड एज फिर दिखा रहा है ना, लॉन्ग कंटेंट होता है राउंडेड एज ऑन ऑफ द साइड, साइड में ही होता है। देखिए बिकॉज इट्स ओरिजिनल राउंडेड सरफेस दिस राउंडेड एज इज कॉल्ड वान। कहने का मतलब वान हो जाता है ना, कोई भी कन्वर्जन करते हैं तो साइडवा में मैंने क्या बोलते हैं राउंडेड सा शेप बन जाता है, उसको हम वान बोलते हैं। ठीक है, डायगोनल ग्रेन क्या होता है आपको याद रखिए कि डायगोनल ग्रेन डायरेक्ट बता दें तो इन प्रॉपर कन्वर्जन के कारण होता है। देखिए रीड करके बता रहे हैं, ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ द टिम्बर डिफरेंट कटिंग सॉज are used. The cutting should be done properly. If there are improper cutting by saw, then diagonal grain will arise. appear माने arise, कहने का मतलब है कि थोड़ा सा भी इधर उधर माने कटिंग हो गया तो डायगोनल ग्रेन सबका एराइज हो जाएगा। ओके, टॉर्न ग्रेन, अगर कोई भी टूल्स वगैरह गिर जाता है उसके बाद गड्ढा हो जाता है तो टॉर्न ग्रेन कहते हैं। डायगोनल ग्रेन जान ही गए, लेकिन प्रॉपर कंपनी जैसा होता है वान जान ही गए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए द एक्सपेंशन ऑफ द श्रिंकेज ऑफ द प्लाईवुड इज कंप्रेसिबिलिटी वेरी लो। काहे लो होता है उसका, मन कहने का मतलब एक्सपेंशन वगैरह जो होता है ना प्लाईवुड का काहे लो होता है वो पूछ रहा है। तो इसमें कहने का मतलब है कि पाइल्स जो होते हैं ना, उसका पाइल्स आर पाइल्स एट राइट एंगल टू ईच अदर। कहने का मतलब जो पाइल्स होता है ना उसमें जो नहीं देखते हैं भूसा जैसा भरा रहता है, सब राइट एंगल पर भरा हुआ रहता है, इसकी वजह से एक्सपेंशन कम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
देखिए अब यार इस पेंट का जो मैटर है वो है कि ब्लीडिंग किसे कहते हैं, वाइटनेस किसे कहते हैं, ब्लिस्टरिंग किसे कहते हैं, ब्लूमिंग किसे कहते हैं। तो इसको हम बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे, वो भी फिगर दिखा दिखा कर, ठीक है ना। तो पहले देखिए ब्लीडिंग क्या होता है, तब सेमेंट में ब्लीडिंग पढ़े थे, जस्ट लाइक इसमें भी ब्लीडिंग है। उसका दो ऑप्शन सही होगा, ए का दो ऑप्शन देखिए। द डिफ्यूजन ऑफ द कलर मटेरियल इनटू द अपर कोट फ्रॉम द अंडर कोट, कहने का मतलब अंडर से ऊपर चलाता है, नीचे से ऊपर आ जाता है, उसको हम ब्लीडिंग बोलते हैं। डिफ्यूजन ऑफ कलर, कलर का डिफ्यूजन होता है मटेरियल का इनटू द अपर कोट फ्रॉम द अंडर कोट। अंडर कोट जो होता है अंदर से अगर ऊपर आ जाता है, जैसे ब्लीडिंग में कैसे होता है कि पानी ऊपर चलाता है, उसमें ब्लीडिंग इसमें भी होता है कि अपर कोट में आ जाता है, अपर कोट फ्रॉम द अंडर कोट, वही मटेरियल चला आता है। भाई ब्लिस्टिंग, ब्लिस्टिंग क्या होता है, सॉरी वाइटनेस, वाइटनेस क्या होता है, वाइटनेस, बाइट मैंने ना होता है बाइट से, मैंने दांत से काटना, तो उसी कह रहा है बाइटनेस। अगर पेंट में पूछेगा बाइटनेस क्या होता है, तो बाइट में दांत से काटना, तो दांत हम लोग का गोल क्या है, अगर काटिए किसी भी चीज़ को तो गोल सा बन जाता है शेप, तो वही बाइटनेस। तो इसमें भी गोल गोल राउंडेड आएगा। तो देखिए क्या है ऑप्शन बी के चौथा है। तो चौथा में क्या है, देखिए बी के चौथा है, अ कंडीशन विच अ स्मॉल particles projected above the surface of the film पेंटेड वर्निश यील्डिंग अ राउंडेड सरफेस। देखिए राउंडेड बन गया ना, आई मीन सरफेस वहाँ पे राउंडेड गोल 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 बिंदी बिंदी जैसा बन जाएगा, उसको बोलते हैं वाइटनेस। अब आएगा ब्लिस्टरिंग, सी का फर्स्ट है। फर्स्ट क्या होता है, ब्लिस्टरिंग क्या होता है, ब्लिस्टरिंग होता है ना कि पेंट बहल जैसा हो जाता है, पेंट करते हैं कबाड़ी वाले पर तो देखा होंगे बहल जैसा हो जाता है, तो इट्स स्वेलिंग। ऐसे ब्लिस्टरिंग मैंने एकदम पूरा ब्लिस्ट हो गया, तो ब्लिस्टरिंग बर्बाद हो गया, तो वही ब्लिस्टरिंग कहते हैं। तो ब्लिस्टरिंग क्या होता है, इट्स स्वेलिंग ऑफ द पेंट फिल्म जनरली काउज्ड बाय द मॉइस्चर और वोलेटाइल सबस्टांस। मॉइस्चर के चलते वोलेटाइल सबस्टांस के चलते हमको ब्लिस्टिंग हो जाता है। ब्लिस्टिंग क्या होता है, इसमें कुछ होता है ब्लिस्टिंग में कि स्वेलिंग ऑफ द पेंट होता है, स्वेलिंग होता है पेंट का, यानी स्वेलिंग कहते हैं। वो भी किसके चलते, मॉइस्चर के चलते, मॉइस्चर के चलते होता है, और वोलेटाइल सबस्टांस के चलते, मॉइस्चर के चलते, मॉइस्चर देखें ना, मॉइस्चर के चलते आपको क्या हो जाता है, आपको स्वेलिंग हो जाता है। ओके। अब आया ब्लूमिंग, ब्लूमिंग क्या होता है, डी के तीसरा होता है। ब्लूमिंग क्या होता है, अप्रेंशन ऑफ द वाइट से सबस्टांस सरफेस वर्निश और इनेमल्स, कहने का मतलब है अपरेंस ऑफ वाइटिस सबस्टांस ऑन द सरफेस वेरिज इन इनेबल। कहने में ब्लूमिंग क्या होता है, ब्लूमिंग क्या होता है ना, पपड़ी खोल जाता है पेंटवा में, तो अंदर का सरफेस दिखने लगता है, तो वही कह रहा था अपरियंस आ वाइटेस, WHIT वाइटेस, मैंने अंदर से वाइट और दिखने लगता है, तो सबस्टांस से उसको ब्लूमिंग कहते हैं, अंदर से नहीं तो ब्लूमिंग कहते हैं। और सबका फिगर दिखा रहे हैं। आपका है बाइटनेस, देखिए बाइट में दांत काटते हैं तो बूंदी बूंदी जैसे ऊपर आ जाता है, उससे बाइटनेस में आ गया। अब देखिए इसमें ब्लिस्टरिंग ना बोले कि मतलब ब्लिस्टरिंग होता है ना, पूरा बहल जैसे थोड़ा थोड़ा जाता है ब्लिस्टरिंग है। तो ब्लिस्टरिंग वही देखिए ब्लिस्टरिंग का बताया था आपको, ब्लिस्टरिंग 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 जो था ना, ब्लिस्टरिंग सी में था, सी का फर्स्ट, वही ना स्वेलिंग कर जाता है, ये स्वेलिंग कर जाता है, जनरली काउज्ड स्वेलिंग मॉइस्चर, हम मॉइस्चर के साथ स्वेलिंग कर जाता है, जिसको नोनी का लगना जैसे ना कहते हैं, उसे स्वेलिंग कर जाता है, देखिए। ओके। अब आया ब्लिस्टिंग के बाद आया आपको ब्लूमिंग। देखिए अंदर का सरफेस में ब्लूमिंग जो होता है ना, बहल जैसा हो जाता है, ब्लूमिंग द डिफेक्ट काउज द इम्प्रॉपर वेंटिलेशन, हाँ वेदरिंग, इम्प्रॉपर वेंटिलेशन की वजह से आपको ब्लूमिंग हो जाता है, मैंने अच्छा सूख नहीं पाता पेंट, तो बहल जैसा होता है, उसी को हम ब्लूमिंग कहते हैं। देखिए ब्लूमिंग यहाँ पे था, ब्लूमिंग वही तो डी के तीसरा, डी के तीसरा ना, तो वही द अपरेंस ऑफ वाइटनेस ऑफ द पेंट सरफेस वर्निश इनेमल्स, वो हो जाता है, ब्लूमिंग में हो गया। अब देखिए ब्लूमिंग हो गया, उसके बाद देखिए लास्ट में आ जाता है इधर डिस्टेम्पर इज द टाइप ऑफ वाटर पेंट। तो डिस्टेम्पर जो होता है ना, डिस्टेम्पर घर पेंट में बाल्टी में जो डिस्टेम्पर वाला यूज करते हैं, उसका फोटो देख लेते हैं, वही वाटर पेंट होता है। डिस्टेम्पर होता क्या है, डिस्टेम्पर एक वाटर पेंट होता है, डिस्टेम्पर को याद कीजिए, वाटर पेंट होता है। ओके। अब देखिए इन scaffolding the vertical member on the formwork supported ground is called standards। कहने का मतलब है कि scaffolding वर्टिकल मेंबर, हॉरिजॉन्टल वगैरह नहीं, वर्टिकल खड़ा है मेंबर, फॉर्मवर्क जो फॉर्मवर्क करते हैं वो में, सपोर्टेड द ग्राउंड इज कॉल्ड, सपोर्टेड द ग्राउंड इज कॉल्ड स्टैंडर्स। जो सपोर्ट करता है ना ग्राउंड को, जो ग्राउंड नीचे वाला ग्राउंड है उसको सपोर्ट करता है ना, उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्स। ओके। अब देखिए आगे क्या है, आगे कर रहा है लिक्विडिटी डैमेज क्या होता है, तो डायरेक्ट बता रहे हैं कि पेनाल्टी ऑफ द डिलेइंग ऑफ द वर्क बियॉन्ड द एग्रीड डेट। कहने का मतलब जो मतलब आपका ठेकेदार जो था ना, आप डिपार्टमेंट से काम लिया, ठेकेदार आपको डेट दिया कि इस डेट तक हम काम कर देंगे, और उसके बाद नहीं किया तो उसके चलते लिक्विडिटी डैमेज लगता है। ठीक है। अब कुछ कह रहा है द एक्सपेक्टेड आउट ऑफ द टर्न RCC वर्क द एवरेज द आर्टिस्ट पर डे, 3 क्यूबिक मीटर पर डे होता है। RCC के लिए 3 क्यूबिक पर मीटर होता है, तो RCC के जानते हैं लेपिटल पर जैसे ना, RCC रेडवा पे तो 3 क्यूबिक हो जाता है पर डे। आगे चलते हैं क्या कह रहा है, ऑब्टेनिंग द इन्वायरमेंटल लीड सैंडी ट्रैक
लीड जो होता है, लीड पढ़े होंगे ना, लीड है जो यहाँ से मटेरियल को ले जाके यहाँ से उठा गड्ढा खोद दो जाके जहाँ रख रहे हैं, तो उसके बीच का दूरी जो लीड होता है, तो वही कह रहा है कि अगर बाई द इन्वायरमेंटल लीड सैंडी ट्रैक, अगर सैंडी ट्रैक रहेगा तो 1.4 हो जाता है। इसका बता दे रहे हैं आगे, देखिए सैंडी ट्रैक कहेगा लीड के लिए तो 1.4 हो जाएगा, अगर मेटल ट्रैक बोलेगा तो 1 होगा, और कार्टेज ट्रैक बोलेगा तो 1.1 हो जाएगा। तो कंफर्म कीजिए, आपकी सैंडी ट्रैक बोला है ना, तो 1.4 हो जाएगा लीड। इन्वायरमेंटल इफेक्ट के लिए लीड जो होता है सैंडी ट्रैक रहेगा तो क्या होगा, सैंडी ना, सैंडी रहेगा तो 1.4, मेटल ट्रैक रहेगा तो 1 हो जाएगा, अगर बाई द वे कार्टेज ट्रैक रहेगा तो 1.1 हो जाएगा। कार्टेज में 1.1 होगा। 3 को बताएं आपको, सैंडी ट्रैक तो 1.4 तो आपको याद ही हो गया होगा, सैंड जैसा। मेटल बोलेगा तो 1 याद ही हो गया। 1.2 किसका होता है, तो कार्टेज ट्रैक का, जो कार्टेज ट्रैक होता है ना, कार्टेज ट्रैक उनका 1.1 हो जाता है। कार्टेज ट्रैक के लिए लीड 1.1 हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, एनुअल इनकम ऑफ द ईयरली परचेज। अगर एनुअल इनकम बोलेगा तो एनुअल इनकम जानते ही हैं आप कि क्या होता है। ईयरली परचेज वो होता है ना, एनुअल इनकम एंड ईयरली परचेज, ये जो होता है कैपिटलाइज वैल्यू होता है। तो आपसे डायरेक्ट कैपिटलाइज वैल्यू का फार्मूला पूछ सकता है। तो देखिए क्या फार्मूला हो जाएगा आपको कैपिटलाइज वैल्यू का। तो कैपिटलाइज वैल्यू का फार्मूला होता है नेट एनुअल इनकम या तो फिर एनुअल इनकम मल्टीपल ईयर परचेज। तो ईयर परचेज कितना होता है, तो 100/i हो जाता है। तो कंफर्म कीजिए कि कैपिटलाइज वैल्यू का फार्मूला आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए, उसी से है। तो कैपिटलाइज वैल्यू एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का, तो कैपिटलाइज वैल्यू होता है ना, कैपिटलाइज मैंने पूरा टोटल, तो एनुअल इनकम और ईयरली परचेज, कितना एनुअल इनकम और ईयरली परचेज का मल्टीपल होता है। तो नेट एनुअल इनकम मल्टीपल ईयरली परचेज, उसको बोलते हैं कैपिटलाइज वैल्यू। तो कैपिटलाइज वैल्यू को अच्छे से याद कीजिए। कैपिटलाइज वैल्यू क्या होता है, एनुअल नेट एनुअल इनकम मल्टीपल में ईयरली परचेज, उसको बोलते हैं कैपिटलाइज वैल्यू। इसके जो है ईयरली परचेज के बाद 100/i भी दे देगा आपको, नेट एनुअल इनकम मल्टीपल 100/i, तो वो भी कैपिटलाइज वैल्यू ही होगा। ओके, अब कह रहा है विच टाइप ऑफ द सर्वेइंग मोर एक्यूरेट, तो हाँ थियोडोलाइट सर्वे जो होता है वो मोर एक्यूरेट होता है। ओके, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे तक रहा सेटिंग। अच्छा, अब कह रहा है कि टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट। अगर भाई थियोडोलाइट पढ़े अभी तो उसका टेम्पोररी एडजस्टमेंट क्या होता है वो याद कर लीजिए, ठीक है। तो पहले द सेटिंग द ट्राईपोड, पहले तो सब कुछ ट्राईपोड को सेट करता है, तो सेटिंग होता है, पहले ट्राईपोड को सेट करेगा, उसके बाद जस्ट सेंटरिंग होता है। तो सेटिंग ऑफ सेंटरिंग टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट में सेटिंग और सेंटरिंग। ओके, उसके बाद होता है फिर लेवलिंग, उसके बाद होता है फोकसिंग ऑफ द आई पीस, फिर फोकसिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फोकसिंग ऑफ आई पीस होता है, जो आई पीस को फोकस करते हैं, क्या कि जब भी थियोडोलाइट से देखते हैं तो पहले आई पीस होता है तब ऑब्जेक्ट होता है। तो पहले फोकसिंग ऑफ द आई पीस होता है तो फोकसिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। तो पहले कुछ होगा सेटिंग, फिर होगा सेंटरिंग, फिर होता है लेवलिंग, उसके बाद काची बोलता है आई पीस को, फोकसिंग ऑफ आई पीस, उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट को फोकसिंग ऑब्जेक्ट। ओके, आगे देखते हैं। लैमिस मेथड आल्सो नोन है, अब लैमिस इसको हम जानते नहीं लेकिन याद कर लीजिए कि लैमिस मेथड इज आल्सो नोन एज ट्रायल एंड इरर। लैमिस जो होता है ना, लैमिस ट्रायल और इरर होता है, लैमिस इक्वेशन ट्रायल और इरर। ओके, आगे देखते हैं डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। कंटूरिंग करते हैं ना, तो उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंटूरिंग में कौन सा मेथड मोस्ट एक्यूरेट होता है, डायरेक्ट या इनका डायरेक्ट। तो डायरेक्ट मेथड जो होता है मोर एक्यूरेट होता है आपको कंटूरिंग का। जो कंटूरिंग नहीं करते हैं ग्राउंड में, तो कंटूरिंग जो करते हैं, तो कंटूरिंग में मोर एक्यूरेट कौन होता है, डायरेक्ट जो मेथड होता है ना मोर एक्यूरेट होता है, और इनडायरेक्ट जो मेथड होता है लेस एक्यूरेट हो जाता है। तो कंफर्म कीजिए मेरे पास कि यहाँ पे डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग और इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग। तो डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग जो होता है ना मोर एक्यूरेट होता है, और इनडायरेक्ट जो होता है लेस एक्यूरेट होता है। ये पहला पॉइंट इसमें कंफर्म कीजिए। उसमें कह रहा है इसमें कि और इकोनॉमिकल कौन होता है ज़्यादा, इकोनॉमिकल होता है मोर इकोनॉमिकल होता है इनडायरेक्ट मेथड से इकोनॉमिकल होता है, और ये जो होता है नहीं इकोनॉमिकल होता है। वो कहा जा रहा है आपसे कि डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट में इकोनॉमिकल कौन होता है, वो बात बताया जा रहा है, ठीक है। और इसमें कुछ खास बात है तो बता दिया जाएगा आपको। सुटेबल फॉर कंटूरिंग ऑफ अ स्मॉल एरिया इन जेंट्स, सुटेबल फॉर स्मॉल एरिया लार्ज एरिया। कहने का मतलब है कि डायरेक्ट मेथड जो होता है ना ये स्मॉल एरिया के लिए होता है, और इनडायरेक्ट मेथड जो होता है आपको लार्ज एरिया के लिए होता है। तो आपको मैं डायरेक्ट इस 3 को बात इसको हम समझा दिए कि पहला मोर एक्यूरेट कौन होता है, तो डायरेक्ट मोर एक्यूरेट होता है, इनडायरेक्ट लेस एक्यूरेट होता है, जिसको ची बोलते हैं। आपको ज़्यादा महंगा कौन होता है, तो महंगा ज़्यादा हो जाता है। लेस इकोनॉमिकल कौन होता है, वो मोर इकोनॉमिकल होता है। तो इसमें अभी जस्ट बताएं आपको कि लेस स्लो टेडियस मोर इकोनॉमिकल। लेस इकोनॉमिकल मैंने ज़्यादा सस्ता नहीं होता है डायरेक्ट, और जो होता है बहुत सस्ता होता है।
कंटूरिंग द स्मॉल एंड जेंटल स्लोप, स्मॉल और जेंटल स्लोप के लिए होता है स्मॉल, सुटेबल फॉर स्मॉल और जेंटल स्लोप, जो स्मॉल होता है जेंटल स्लोप होता है उसके लिए डायरेक्ट मेथड होता है। सुटेबल फॉर द सर्वे लार्ज एरिया एंड हिली एरिया, लार्ज एरिया के लिए हिली एरिया के लिए कौन होता है, इनडायरेक्ट मेथड, लार्ज एरिया और हिली एरिया के लिए। इनडायरेक्ट जो मेथड होता है ना वो लार्ज एरिया के लिए और हिली एरिया के लिए सूटेबल होता है, ठीक है ना। लार्ज एरिया कौन होता है, इनडायरेक्ट जो होता है, इनडायरेक्ट है तो लार्ज एरिया के लिए हो जाएगा, और डायरेक्ट जो होता है स्मॉल एरिया के लिए हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, द रिलेटिवली परमानेंट पॉइंट विच ऑफ द बेसिस ऑफ द ऑल मेजरमेंट लेवलिंग इज कॉल्ड बेंचमार्क, उसको हम बेंचमार्क बोलते हैं, ठीक है ना। रिलेटिवली परमानेंट पॉइंट विच द बेसिस ऑफ ऑल मेजरमेंट लेवलिंग कॉल्ड बेंचमार्क, कहने को लेवलिंग कहाँ से सब वो करते हैं, तो बेंच मार्क से करते हैं। ओके, वो कह रहा है कि ऑल मेजरमेंट में लेवलिंग जो करना है, और मेजरमेंट लेवलिंग तो बेंच मार्क से करेंगे लेवलिंग को। ओके, अब आगे चलते हैं। ये होता है एक्सपेंशन सॉइल, जो ऐसी तरह दरार पड़ जाता है ना, एक्सपेंसिव सॉइल दोज भी एक्सपेंसिव स्वेलिंग क्ले मिनरल सच मोन्ट मोरोलाइट, हाँ एक्सपेंशन सॉइल जो होता है मोन्ट मोरोलाइट का रीजन होता है एक्सपेंशन। ओके, आगे चल रहे हैं, कितना इधर देखते हैं, इतना इन द यूनिफॉर्मली लेमिनार फ्लो थ्रू द कंडक्ट द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट वेरीज, कहने का मतलब इन यूनिफॉर्म लेमिनार फ्लो, अगर कोई यूनिफॉर्म लेमिनार फ्लो कर, यूनिफॉर्म लेमिनार फ्लो थ्रू आ कंडक्ट द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट वेरीज वेलोसिटी फ्लो, कहने का मतलब है कि अगर भाई यूनिफॉर्म फ्लो है तो उसका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कैसे वेरी करेगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट वेरी कैसे करेगा, तो आपको भी पता है कि कोई फ्लो रहेगा तो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। ओके, अब आगे देखते हैं, मैच एंगल डिनोटेड बाई, तो मैच एंगल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन -1 वो कहता है मैक नंबर, जो मैक नंबर देखे ना मैक नंबर, तो उसका मैक नंबर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, साइन-1 ये होता है मैक नंबर का। ओके, अब इधर देखिए, लिफ्ट पूछ रहा है, लिफ्ट पूछेगा और ड्रैग पूछेगा, तो लिफ्ट जो होता है ना वो देखते हैं कैसे होता है। व्हेन एवरी फ्लैट्स हेल्ड इमर्ज सम एंगल विच द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो liquid it's subjected to some pressure, the component of the this pressure at the right angle direction flow liquid is known as, तो उसको लिफ्ट बोलते हैं। कहने का मतलब है ना कि अगर भाई दबे कोई लिक्विड में फ्लो हो रहा है सब्जेक्टेड टू सम प्रेशर के साथ, तो फ्लो के जो राइट एंगल होना चाहिए, द कंपोनेंट प्रेशर राइट एंगल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो राइट एंगल ऑफ डायरेक्शन, जैसे डायरेक्शन ऑफ फ्लो हो रहा है उसका राइट एंगल होगा ना, तो उसी को हम लिफ्ट बोलते हैं। ओके, अगर देखते हैं ड्रैग फोर्स क्या होता है, लिफ्ट फोर्स बता ही दिया, और ड्रैग फोर्स क्या होता है, द कंपोनेंट ऑफ द टोटल फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, कहने का मतलब ड्रैग फोर्स होता है ना डायरेक्शन ऑफ मोशन पहले होता है, ड्रैग फोर्स को डायरेक्ट समझिए कि डायरेक्शन ऑफ मोशन में होगा, द कंपोनेंट ऑफ द टोटल फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स, कहने का मतलब कंपोनेंट फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स होता है ना डायरेक्शन ऑफ मोशन में होता है, कंपोनेंट फोर्स होता है ना डायरेक्शन ऑफ मोशन में होता है, तो उसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। 10 मैंने तो ड्रैग इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, फ्लूइड जो होता है ना बाय फ्लूइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ड्रैग फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन में होता है, ड्रैग फोर्स का होता है डायरेक्शन ऑफ मोशन में होता है, द डायरेक्ट फोर्स डायरेक्ट याद रखिए कि ड्रैग फोर्स होता है डायरेक्शन ऑफ मोशन, और ड्रैग फोर्स होता है ना ड्रैग फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन में होता है, ठीक है। लिफ्ट फोर्स, हाँ जो फोर्स लिफ्ट फोर्स बोला गया कि जो डायरेक्शन में फ्लो करता है उसका मतलब फ्लो करता है एक्चुअली फ्लूइड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मोशन, जो मोशन हो रहा है उसको परपेंडिकुलर होता है लिफ्ट फोर्स। ओके, अब देखिए, इन केस ऑफ ओपन चैनल फ्लो क्रिटिकल डेप्थ इज डिस्चार्ज इज मैक्सिमम फॉर गिवन स्पेसिफिक एनर्जी, कहने का मतलब इन केस ओपन चैनल फ्लो, अगर यह केस जो है ओपन चैनल फ्लो का है तो क्रिटिकल डेप्थ इज क्रिटिकल डेप्थ द डिस्चार्ज इज, क्रिटिकल डेप्थ जो था क्रिटिकल डेप्थ द डिस्चार्ज इज मैक्सिमम फॉर अ गिवन स्पेसिफिक एनर्जी, कहने का मतलब डेप्थ डिस्चार्ज जो होगा कहाँ होगा, तो मैक्सिमम ऑफ द गिवन स्पेसिफिक एनर्जी, मैक्सिमम कहाँ होगा डिस्चार्ज, गिवन एनर्जी के पास। ओके, एनर्जी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आई बाउंड्री लेयर का डिफिनेशन दिया हुआ है, व्हेन द सॉलिड बॉडी इमर्ज इन द फ्लोइंग फ्लूइड, से कोई सॉलिड बॉडी फ्लूइड्स में डूबा हुआ है, देयर नैरो रीजन फ्लूइड इज नेगियो बाउंड हुव ऑफ सॉइल वेयर द वेलोसिटी फ्लूइड वेरीज फ्रॉम जीरो टू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, जीरो टू फ्री स्ट्रीम, कहने का मतलब है कि कोई पानी बह रहा है उसमें बॉडी डूबा हुआ है, उसको साइड से पानी जो बह रहा है देखे होंगे फिगर में ओ, तो उसका जो होता है जीरो से लेकर फ्री स्ट्रीम तक हो जाता है, तो उसको बोलते हैं रेडोड लेयर, बाउंड्री लेयर बोलते हैं, ठीक है, बाउंड्री लेयर कहते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए आपका कुछ आ गया डाटा, उसके बाद देख रहे हैं क्या है,
ओके, थैंक यू। 40 को हो गया क्वेश्चन, उसके बाद हम 40 क्वेश्चन अगले वीडियो में करते हैं।